नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो वादा किया था और पहला काम भी यही कर दिखाया था, अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। लेकिन हमारी खुफिया टीम निकली ये जानने के लिए कि क्या वाकई अवैध बूचड़खाने अब उत्तर प्रदेश में बंद हो गए हैं। क्या दिखा जमीन पर, देखिए। लोगों ने कहा कि अगर अवैध बूचड़खाने उत्तर प्रदेश के अंदर बंद होने चाहिए तो 24 घंटे के अंदर बंद हो गए थे। हम लोगों ने कहा नहीं चलेगा, अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शपथ लेने के बाद ही सूबे के अवैध बूचड़खानों पर कहर बनकर टूटी थी। तमाम अवैध बूचड़खानों पर ताले लग गए थे। तो क्या वाकई प्रदेश के सारे अवैध बूचड़खाने बंद हो गए? तो क्या जितने बूचड़खानों में पशुओं का वध हो रहा है वहां सब कुछ सही चल रहा है? इसकी तहकीकात करने जब हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने खोजबीन शुरू की तो हमारे सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। हमारी तहकीकात में खुलासा हुआ कि प्रदेश में चोरी छिपे बूचड़खानों में चल रही है पशुओं की अवैध कटान। नियमों को ताक पर रखकर काटे जा रहे हैं निरीह पशु। जमीन पर बहाया जा रहा है काटे हुए पशुओं का खून। मशीनों की जगह मैनुअल तरीके से हो रही है पशुओं की कटान। इस तहकीकात में हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं गाजियाबाद के स्लॉटर हाउस अल नासिर में। गाजियाबाद के डासना का अल नासिर स्लॉटर हाउस दिन की तस्वीरों में बिल्कुल शांत है। यहां कोई हलचल नहीं हो रही। दिन में इस बूचड़खाने को देखकर आप यही समझेंगे कि इस पर योगी सरकार का असर हुआ है, जिसके चलते यहाँ पशुओं की कटान नहीं हो रही। लेकिन ये सच नहीं है। दिन रहते तो यहाँ सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन रात जब गहराती है तो यहाँ का मंजर बदल जाता है। ये मंजर देखने से पहले जरा दिल थाम लीजिए। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि इन्हें हम हूबहू आपको दिखा भी नहीं सकते। ये अल नासिर बूचड़खाने के भीतर की तस्वीरें हैं, जहां आपने दिन की तस्वीरों में खामोशी देखी थी, वहीं रात के अंधेरे में चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा है। ये तस्वीरें रात 12:30 बजे के आसपास की हैं। स्लॉटर हाउस में भैंसों की कतार लगी है। भैंसों के अलावा उनके बच्चे यानी कटड़े भी हैं, जो अभी वयस्क नहीं हो पाए हैं। कुछ जिंदा हैं, कुछ तड़प रहे हैं, कुछ छुरे और तलवार चलने के इंतजार में। अल निसार की वेबसाइट में बताया गया कि कंपनी को मांस के निर्यात के लिए SGS की तरफ से ISO 22,000 का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। यानी कंपनी दावा करती है कि यहाँ पशुओं की कटान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के मुताबिक बूचड़खानों में सिर्फ उन्हीं पशुओं की कटान हो सकती है जो बूढ़े हों, अनुपयोगी हों, जो दूध न देती हों। लेकिन अल निसार नाम के इस बूचड़खाने में दुधारू भैंसे हैं तो उनके कटड़े भी। कटड़े जमीन पर पड़े हैं, जो कटड़े उठ रहे हैं उन्हें बेदर्दी से काटा जा रहा है। नियम तो ये भी है कि स्लॉटर हाउस में मैनुअल तरीके से पशुओं की कटान नहीं होगी, लेकिन यहाँ देखिए, हाथों में छुरा और तलवार लिए स्लॉटर हाउस के कर्मचारी जहां तहां पशु काट रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के मुताबिक पशुओं की कटान किसी दूसरे पशु के सामने नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ देखिए, खुले हॉल में भैंसों और कटड़ों को काटकर जिंदा पशुओं के ऊपर ही डाल दिया जा रहा है। कटड़े उठने की कोशिश कर रहे हैं, बूचड़खाने का कर्मचारी उनकी गर्दन हलाल कर दे रहा है। नियम तो यह भी है कि स्लॉटर हाउस में कटान वाली जगह खून बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पशुओं की कटान और पानी से उनके मांस की धुलाई साथ चल रही है। हॉल में करीब फुट भर खून सना पानी भरा हुआ है, जिसे तेजी से नालियों में बहाया जा रहा है।
अल नासिर स्लॉटर यूनिट के बाहर ये वो नाला है जिसमें इन्वेस्टिगेशन भी बताती है कि किस तरह से जब अंधेरे में स्लॉटर को अंजाम दिया जाता है उसका सारा हिस्सा, चाहे वो मलबा हो, खून हो और जो भी वेस्ट निकलता हो, वो सब इस नाले में बहा दिया जाता है और उसी का नतीजा आप देखें बहुत ही बदतर स्थिति में है। और देख के इसमें अंदाज़ा लगाया जा सके और ये पता भी चलता है कि कैसे इसमें खून भी है जानवरों का। अल नासिर एक्सपोर्ट कंपनी खुद को हलाल मांस निर्यात का ग्लोबल लीडर बताती है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक पशु कटान का दावा करती है। वेबसाइट की तस्वीरों में भी कुछ ऐसा ही दिखता है, जहां प्लास्टिक पैकेजिंग से लेकर मास्क लगाए वर्दीधारी कर्मचारी मांस की पैकेजिंग में लगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बंद दरवाजों के भीतर हकीकत इसके ठीक उलट है। हालांकि अल नासिर के डायरेक्टर सलीम कुरैशी इन सारे आरोपों से इनकार करते हैं। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आदेश निकाला था कि ये स्ट्रक्चर जो जहाँ पर आपका ये एक्सपोर्ट मीट कंपनी चल रही है ये अवैध है और इसको डेमोलिश कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद भी यानी ये पूरी तरह से अवैध हुआ, अब उसको डेमोलिशन नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ऐसा आदेश नहीं आया और हमारा सब कुछ रेगुलर है, सब चल रहा है हमारा ठीक। सर, अभी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कानून बनाया है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसके लिए हमारी एसोसिएशन उनसे बात कर रही है कि बफेलो को निकाला जाए उसमें। सलीम कुरैशी को हमने भनक नहीं लगने दी कि हमारे पास उनके बूचड़ खाने में चल रही करतूतों का वीडियो भी है। अल नासिर में जहां अवैध तरीके से नियम कानून ताक पर रखकर पशुओं की कटान चल रही है, वहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कंपनी को अवैध निर्माण का नोटिस भी थमाया है। अब सारा सच सामने है। इंतजार है तो यूपी सरकार और गाजियाबाद प्रशासन की कार्रवाई का। आशुतोष मिश्रा, सुशांत पाठक के साथ जमशेद खान, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। तो देखा आपने कैसे नियमों को ताक पर रखकर गाजियाबाद में बीफ हाउस चल रहा है। ये तो है स्लॉटर हाउस का हाल। दरअसल हमारी टीम उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पहुंची, खाक छानी वहां पर ये जानने के लिए कि क्या वाकई धड़ल्ले से ये अवैध बूचड़खानों का कारोबार चल रहा है। ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने ये दावा किया कि आपके घर पे आपकी आंखों के सामने जितना भी आपको भैंस की मीट चाहिए हम देंगे। जहां लालच का सौदा हो, प्रशासन का साथ हो, वहां पशु क्रूरता अधिनियम ताक पर चला जाता है। प्रदेश के अवैध बूचड़खानों पर योगी आदित्यनाथ के हंटर का कितना असर हुआ, अमरोहा की ये तस्वीरें उसकी बानगी दिखा रही हैं। हमारी खुफिया टीम ने यहां अपनी तहकीकात शुरू की तो सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई अमरोहा के आरिफ से। आरिफ से हमारी टीम ने भैंस के गोश्त की मांग की। आरिफ ने छूटते ही दावा कर दिया कि जितना मांस चाहिए आंख के सामने काट कर दे देगा। तुम गोश्त लोगे, गोश्त तुलवा लेना, यहीं से काट के दे देना। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, यहाँ पे आदमी छोड़ूं या आपके साथ भेजूं? वहाँ पे यहाँ पे नहीं दे देंगे, नहीं खाते अपना तुलवा लियो। आदमी साथ में मांग रहे हैं तो आदमी को भेज दियो। यहाँ पे नहीं बना दो, उसमें क्या परेशानी है? बताओ आप। ऐसे चारों खंडियाँ तोड़ देंगे 140 रुपए की। 140 रुपये यही बनाओगे या नहीं बनाते हैं? ठीक है। आरिफ ने भैंस काटकर 140 रुपए किलो की दर से हमारी टीम को मीट मुहैया करवाने का दावा किया। इसके बाद हमारी मुलाकात हुई आमिर नाम के इस शख्स से। कटिया तुम पे खड़ी है तो कटिया दिखा दो, वो तुम मुझे पैसे बता दो कि इसी कटिया को सामने जब आवेगा बना दियो पैसे। मेरे पास जो खड़े हैं वो 5 कट्टे खड़े हैं। अच्छा ठीक है। और अभी अगर आपसे मेरी बात हो जाएगी तो मैं अभी बाजार जाके और जानवर ले लूँगा। इतनी की जरूरत क्या पड़ेगी? 5 तो बहुत है। 3 हो मुझे अपनी दुकान का भी हिसाब देख के चल रहा ना, कल का परसों का वो दुकान का माल खड़ा। सुना आपने आमिर किस तरह कबूल कर रहा है कि उसके पास भैंसे का मांस मौजूद है और वो हमारी जरूरत के मुताबिक मांस के लिए बाजार से पशु लाकर काट देगा। उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर तहकीकात में हमारी टीम आगरा के बालूगंज इलाके में पहुंची। यहां हमारी मुलाकात हुई चांद नाम के एक मीट कारोबारी से। चांद से हमारे रिपोर्टर ने कहा कि वो गाजियाबाद से आए हैं और आगरा से मीट की सप्लाई चाहते हैं, क्योंकि गाजियाबाद में अब बिना लाइसेंस के काम बड़ा मुश्किल हो गया है।
काटोगे क्या? आपको दूंगा पेमेंट कैश दूंगा। चांद कैश पेमेंट के बदले हमारी टीम को मीट मुहैया करने पर तैयार हो गया। उसने बताया कि नई सरकार आने के बाद से सख्ती हो गई है, वरना पहले घर में ही जानवरों को काट लेते थे। पहले जब लोग काम आते थे घरों पर माल होता था, घरों पर कटता था। जब भी हो रहा घरों पर माल आज भी कटा। हाँ आज भी कटा, हमारे यहाँ पे 5-6 पैसे कटी आज आपके घर पे। हाँ सुना आपने, चांद ने कबूल किया कि घरों में वहां रोजाना 5 से 6 भैंसों का काटा जाना आम बात है। अब हमारी टीम की मंजिल थी आगरा का सदर बाजार, जहां हमारी मुलाकात हुई जहीरुद्दीन से। जहीरुद्दीन भैंस नहीं काटता, बस भैंस काटने के इस कारोबार में माल काटता है, यानी वो इस कारोबार का दलाल है। जहीरुद्दीन ने बताया कि आगरा शहर में कौन कौन सी जगह अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं, जहां से तकरीबन पूरा आगरा शहर मीट की सप्लाई लेता है। जैसे आप एलाना वाला ये भुट्टोवाई वाला बता रहे हो, ये तो सारा एक्सपोर्ट करता था, तो जो बाकी शहर में जो आगरा में बिक रहा था उनके पास कहाँ से आ रहा था? वो यहाँ करता था, बिजली घाट साइड में घटिया है ना, यहाँ कट रहा था। सब घरों में कट रहा था, राजन में कट रहा था, फिर लोहा मंडी कट रहा था। लोहा मंडी तो खैर बंद कर दिया था। कुछ इधर शहीद नगर है ना, वो अंदर जाके 25 रहा है, वहाँ कट रहा था। जहीरुद्दीन ने हमारी टीम के सामने खुलासा किया कि किस वजह से ये अवैध कारोबार आराम से चल रहा था। तो पुलिस नहीं पकड़ती थी? नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यही था कि वो लोग कहते थे हम लोग जाएंगे वहाँ, कितनी भी जाने में परेशानी है। और फिर उसके बाद में सपा की सरकार, उसके पहले बसपा की सरकार, तो अब फैला दिया था। और अगर सपा की आती तो फिर वही रहता, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। अब जहीरुद्दीन से बातचीत में ये साफ हो गया कि जब से यूपी में योगी सरकार आई है, अवैध बूचड़खानों पर इसका खासा असर पड़ा है। अब हमारी टीम आ गई मुद्दे की बात पर। हमने जहीरुद्दीन को बताया कि हमें आगरा से गाजियाबाद मीट की सप्लाई चाहिए। हमारी ये बात सुनकर जहीरुद्दीन हमें खुद ही मीट की सप्लाई दिलवाने को तैयार हो गया। बाजार दिएगी, यहाँ से कितना चाहिए तुम्हें वो चाहिए तो मालूम पड़े। आप हफ्ते में 2 बार कराते? हफ्ते में 2 बार, 4-5 भैंस का हो जाए? 4-5 भैंस का, पूरी भैंस की सप्लाई तो मिल जाएगी ना आगरा से? मिल तो जाएगी, लेकिन बॉर्डर में बड़ी परेशानी हो जाएगी। वो इनकी सिरदर्दी है, बॉर्डर का तुम्हें देना पड़ेगा। जहीरुद्दीन ने हमारी टीम को यह भी बताया कि जिस जगह से वो हमें मीट की सप्लाई दिलवाएगा वो भी अवैध बूचड़खाना ही है। आप इनसे बात करोगे मीट की? घर में कर रहे हैं? वो घर में करेंगे, फिलहाल तो घर में जाएंगे। वो तो होने से रहा, सलाड हाउस तो बंद रहेगा। वो पहले से ही वो घर में कर रहे हैं? वहाँ पहले घर में करते थे। कहने की जरूरत नहीं कि यूपी में अवैध बूचड़खानों पर गाज तो गिरी, लेकिन अवैध बूचड़खानों का कारोबार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। फर्क सिर्फ इतना ही पड़ा है कि पहले जहां खुलेआम पशु काटे जाते थे, वहीं अब चोरी छिपे घरों में हो रही भैंसों और उनके कटड़ों की कटान। सुशांत पाठक, जमशेद खान, मशरूर हसन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले सत्ता में आने के बाद आपने अवैध बूचड़खानों पर ही लगाम करने का, उसे बंद करने का दावा लिया था, श्रेय लिया था, लेकिन मामला लगता है वहां पर भी डावाडोल है, क्योंकि ये ऑपरेशन बता रहा है कि सख्ती का आपका दावा पूरी तरह से निराधार है। पूरा कारोबार अवैध रूप से आज भी चल रहा है आपकी आंखों के नीचे। देखिए, मैं आपका जो एक्सपोज है मैं उसको मानता हूं, मगर ये कहना कि पूरी तरह से हम लोग ने जो दावा किया था वो फेल हो गया, वो गलत है। क्योंकि आपके ही एक्सपोजे में आपके ही एंकर जो रिपोर्टर, उन्होंने खुद खुलासा किया कि जो खुलेआम जो चल रहा था अवैध धंधा वो बंद हो गया है। सर, ना कैसे नहीं पकड़े, ऐसे करके पकड़ रहे हैं। जहाँ पे हम लोग को जानकारी मिल रही है उस पे हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, सर मेरा सिर्फ ये कहना था कि ना कैसे नहीं पकड़ रहे, दूसरी तरफ से पकड़ ले रहे हैं, तो फिर सफलता कैसे कहलाएगी, ये मेरा प्रश्न था।
नहीं वो देखिए ये नहीं सफल देखिए कोई ये कहे कि चोरी पूरी बंद हो गई और चोरी नहीं होती है तो वो गलत हो जाएगा। मगर जो चोर खुलेआम घूम रहे थे आज वो घर के अंदर घुस के कर रहे हैं, उनको भी हम बंद करेंगे। ये अभियान है, एक दिन में नहीं होगा। हमने अभियान में बहुत हद तक की सफलता उसमें पाई है और अब वो घुस गए अपने बिल के अंदर, हम वहां भी घुसेंगे। उसमें आपकी भी मदद मिल रही है, हमें और जगह से भी जानकारी मिल रही है और मैं आपको इतना आश्वस्त कर देता हूं कि इस पे भी कार्रवाई होगी और कार्रवाई उचित होगी और कठोर होगी। जी सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, आप आए आज तक के साथ जुड़े और आपका यही दावा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और ऐसे लोग जो बिल में छिपकर अब अवैध रूप से पूरे कारोबार को चला रहे हैं उन पर आप शिकंजा कसेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हालांकि कई बार आपको देखकर सर मन में ये बात आती है कि प्रवक्ता का काम ज्यादा आसान था या फिर मंत्री के रूप में डिफेंड करना ज्यादा आसान है। छोटा सा एक लाइन का जवाब। नहीं मुझे देख काम तो दोनों ही वही है। उस समय भी प्रवक्ता थे तो सरकार को ही डिफेंड करते थे, आज भी वही है। सरकार हमारी, सरकार के प्रवक्ता है। मगर मैं इतना आपको कह सकता हूं, जो कुछ मैं कहूंगा वो 100% सिंसेरिटी और ऑनेस्टी के साथ कहूंगा। और आपके यहाँ पे रिपोर्टर मेरे घर पे लखनऊ में है, मैंने अभी उनसे नोट करवाया है और आपसे बात करने के बाद तुरंत मेरा कॉल डीएम को ही जा रहा है कि क्या कार्रवाई करनी है, उसके लिए मैं उनको आदेश देने जा रहा हूं। ये बहुत दिलचस्प है, डीएम को आप फोन करेंगे और कार्रवाई का आदेश देंगे। लेकिन बड़े पैमाने पर मतलब आप लोगों ने तो एंटी रोमियो स्क्वाड भी बना लिया है, तो अवैध बूचड़खाना, एंटी अवैध बूचड़खाना स्क्वाड भी बनाइएगा। देखिए नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने जो अवैध जो काम चल रहे थे बहुत हद तक की रुका है। जिस तरह से घरों के बीच में काटते थे, दिन दहाड़े काटते, तो वो भी नहीं, वो बंद हो चुका है। अब छुपे छुपे कर रहे हैं, उनको हम लोग पकड़ रहे हैं। हम लोगों का अभियान है, ये अभियान कोई चीज का जो अभियान चलता है तो ये तो नहीं हो सकता कि एक दिन में खत्म हो जाएगा। उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, उसको बंद नहीं कर रहे हैं। और विश्वास रखिए इन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह कम बचती जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिद्धार्थ नाथ सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, उत्तर प्रदेश सरकार में प्रवक्ता भी हैं, मंत्री भी हैं। उनका ये कहना है कि सख्त कार्रवाई होगी, जल्दी होगी, बल्कि बातचीत के फौरन बाद कह रहे थे डीएम को फोन करके आदेश देंगे। अब सवाल यही है कि एक सक्रिय प्लान के साथ, एक बड़े पैमाने पर व्यापक प्लान के साथ कैसे सरकार इसको रोक पाएगी। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। मॉडल तैयार है, क्या राम मंदिर बनेगा? 2 ट्रक पत्थर भी पहुंचा है, क्या राम मंदिर बनेगा? पूरी तैयारी दिख रही है, पत्थर तराशे जा रहे हैं, क्या बनेगा राम मंदिर? देखिए। अब राम जन्मभूमि निर्माण के समय का आ गया है, इसलिए निश्चित रूप से जल्द निर्माण का कार्य शुरू होगा। यही आज 50% कम हुआ है। 2 ट्रक पत्थर पहुंचे हैं अयोध्या। इन पत्थरों को बीच में रोक दिया गया था। मोदी जी और योगी जी का जन्म, अवतार और गद्दी राम मंदिर के निर्माण के लिए ही हुई। तो क्या अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? अयोध्या के तमाम साधु संतों को ये पूर्ण विश्वास हो चला है कि अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी सरकार के आते ही अयोध्या में काम की रफ्तार भी तेज हो गई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर का कितना काम हो चुका है, क्या क्या काम हो चुका है और कितना काम अभी बाकी रह गया है। अयोध्या की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए आया 2 ट्रक लाल पत्थर। अयोध्या में राजस्थान के धौलपुर से आया पत्थर। विश्व हिंदू परिषद ने मंगवाया राम मंदिर के लिए पत्थर। इन तस्वीरों को देखिए, क्रेनों से पत्थर उतारा जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए लाल पत्थरों की ये नई खेप राजस्थान के धौलपुर से आई है।
अयोध्या में राम मंदिर बनने की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है और इसका मूल कारण है इन पत्थरों का धौलपुर से आना। सोमवार को तकरीबन 2 ट्रक पत्थर जो पिछली सरकार में पूरी तरह से बंद हो गया था इनका आना, वो फिर से ये लाए गए हैं और यहाँ रखा गया है। यहीं पर इनकी तराशी होगी। जब हमने मंदिर निर्माण के कार्य से जुड़े हुए लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मंदिर में जो पत्थर लगाए जाएंगे 70% पत्थर को तराशने का काम पूरा हो चुका है। यहीं पर आप रहते हैं? जी हाँ। ये कब आए पत्थर? ये आए सोमवार की सुबह। कितने ट्रक थे? 2 ट्रक थे। एक चीज और आप हमको बताएं कि बाकी पत्थर जो है काफी पुराने दिख रहे हैं, वो कितने साल पहले आए थे? वो तो बहुत पहले जा चुके थे। अयोध्या में 19 जून यानी सोमवार को राम मंदिर के लिए पत्थरों की ये खेप मंगवाई गई। हम आपको बता दें, इससे पहले दिसंबर 2015 में 2 ट्रक पत्थर मंगवाए गए थे। इसके बाद अखिलेश सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग से फॉर्म 32 दिए जाने से मना कर पत्थरों के आने पर रोक लगा दी थी और अब वीएचपी ने वाणिज्यिक कर विभाग से दोबारा फॉर्म 32 जारी करवाकर 2 ट्रक पत्थर मंगवाए हैं। वीएचपी का कहना है कि राम मंदिर के लिए अभी 100 से ज्यादा ट्रक पत्थरों की जरूरत है। इन पत्थरों को बीच में रोक दिया गया था क्योंकि जो सरकार थी वह नहीं चाहती थी कि भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य में जो है कहीं प्रगति हो, और उस प्रगति को रोकने के लिए उसने फॉर्म 32 को मौखिक रूप से वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया कि वह न दे। अयोध्या में विवादित स्थल पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बीच ये 2 ट्रक लाल पत्थर पहुंचा है। दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास का कहना है कि 19 जून को उनकी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मीटिंग हुई थी और इस बैठक में उन्हें भरोसा दिया गया है कि मंदिर निर्माण का काम जल्दी शुरू होगा। योगी जी ने कहा कि अब बात करने की समय नहीं है, अब राम जन्मभूमि निर्माण के समय का आ गया है, इसलिए निश्चित रूप से जल्द निर्माण का कार्य शुरू होगा और आप लोग तैयारी कीजिए, तैयार रहिए। स्पेशल बेंच बना करके, स्पेशल बहस करा करके और उससे जल्द फैसला सुनाई जा सकती है। हम आपको ये भी बता दें कि अयोध्या में साल 1991-92 से पत्थर तराशे जा रहे हैं। बीच में ये काम 4-5 सालों के लिए रुका भी था। कुछ साल पहले तक यहाँ 2.5 से 3 दर्जन कारीगर पत्थर तराशने का काम करते थे, लेकिन बीच में ये संख्या 10 से 15 के बीच रह गई थी और अब अयोध्या की वर्कशॉप में फिर से संत तराशों की चोट गूंजने लगी है। बनबीर सिंह के साथ शिव पूजन झा, अयोध्या आज तक। राम मंदिर के लिए अयोध्या में पहुंच गई है शिला। इधर मोदी योगी की जोड़ी पर संतों को, साधु को है जबरदस्त भरोसा। इन सब के बीच अब सवाल यही है कि क्या कुछ कदम आगे बढ़ रहे हैं राम मंदिर की तरफ। तस्वीरें अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास की हैं। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी शिलाएं रखी हुई हैं, पिलर बने हुए खड़े हैं, नक्काशी किए हुए पत्थर रखे हैं, राम नाम की ईंटें भी रखी हुई हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राम जन्मभूमि न्यास के कार्यशाला में। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करता हूं और आपको दिखाते हैं हम कि किस तरीके से राम मंदिर बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। ये तमाम वो पत्थर हैं जो धौलपुर से लाए गए हैं, लाल पत्थर लोग यहाँ स्थानीय लोग इन्हें कहते हैं, और इन्हीं पर नक्काशी की गई है। तकरीबन पिलर्स बनाने का काम पहली मंजिल का वो पूरा हो चुका है, दूसरी मंजिल के छत का काम चल रहा है, दीवारों का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। ये बताइए 2 बाय 2 फीट का जो नक्काशी आप कर रहे हैं, ये कितने दिनों में आपने किया? 2 महीने। 2 महीना लग गया। 2 महीने। क्या सावधानी बरतते हैं आप? टूटने ना पाए, नहीं तो पूरा पत्थर बेकार हो सकता है। बेकार हो जाए। हम अब बात करते हैं इस कार्यशाला के सुपरवाइजर से, अनु भाई सोनपुरा साहब। हमें ये बताएं कितना काम पूरा हो चुका है? अभी यही 50% काम हुआ है। 50% नीचे पहली मंजिल का लगभग काम पूरा हो चुका है। और आपको कितने और पत्थर की जरूरत है? 75 घन फुट की जरूरत है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियों की रफ्तार आपने देख ली। इसी बीच 26 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। अपने इस दौरे पर योगी सबसे पहले सरयू किनारे स्थित राम जन्मभूमि आंदोलन के पुरोधा रामचंद्र दास परमहंस के समाधि स्थल पर जाकर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद योगी दिगंबर अखाड़े में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण को लेकर संत महंतों से चर्चा करेंगे।
महाराज जी के पुण्यतिथि पर योगी जी हर समय आते हैं, बराबर आते हैं। 26 जुलाई को महाराज जी का पुण्यतिथि है, उसमें आएंगे और हम लोग पूरे अयोध्या के साधु संत पुनः राम जन्मभूमि के निर्माण के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कहते हैं कि योगी और मोदी का जन्म अवतार श्री राम मंदिर निर्माण के लिए ही हुआ है और उनके ही कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण होना तय है। मोदी जी से और योगी जी से दोनों से ही राम मंदिर के निर्माण की बात होगी और हम लोगों को विश्वास है योग दोनों महापुरुषों के काल में निश्चित ही मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, इसीलिए पत्थर आना शुरू हो गया। पिछले महीने जब योगी अयोध्या दौरे पर गए थे तो उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे, तो साथ ही ये ऐलान भी किया था कि अयोध्या के विकास में 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित विवाद बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान का कोई मार्ग निकाल सकते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में आपके साथ जहां आप कहेंगे वहां खड़ी रहेगी। देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सौहार्द की दृष्टि से इस बात की एक अपील की है। राम मंदिर किस तरह का होगा इसका मॉडल भी इसी कार्यशाला में रखा हुआ है और उसी के मुताबिक पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है। योगी सरकार बनने के बाद पहली बार राजस्थान से पत्थरों की खेप अयोध्या के राम कार सेवकपुरम पहुंची है। यहीं से पत्थरों को राम जन्मभूमि कार्यशाला तक लाया जाता है और तराशकर भावी राम मंदिर के अनुसार तैयार किया जाता है। बनबीर सिंह के साथ शिव पूजन झा, अयोध्या आज तक। और अब आइए सीधे लिए चलते हैं आपको योग के मंच पर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मिनट में 7 योगासन किए। 150 देशों में बड़े पैमाने पर आज योग दिवस का आयोजन किया गया। जो शरीर, मन, बुद्धि को जोड़ता है वो योग आज विश्व को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहा है। ये जीरो कॉस्ट से हेल्थ इंश्योरेंस की ताकत योग के अंदर है। मौका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, जगह लखनऊ का रमाबाई स्टेडियम, मौजूदगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राज्यपाल राम नाईक से लेकर तमाम मंत्रियों की। हाँ, इस बीच सुबह सवेरे बारिश की वजह से योगा मैट गीले जरूर हो, लेकिन ये लोगों के जोश और हौसले की निशानी ही थी कि 50,000 से ज्यादा की संख्या में भीड़ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इकट्ठा हुई। एकमात्र नमक से जीवन नहीं चलता है, लेकिन जीवन में नमक न होने से जीवन नहीं चलता है। जैसा जीवन में नमक का स्थान है, वैसा ही योग का स्थान भी हम बना सकते हैं। लोगों से मुखातिब होने के बाद प्रधानमंत्री ने बच्चों के बीच पहुंचकर करीब 25 मिनट तक योग भी किया। कौन कौन से आसन किए ये देखिए। भुजंगासन, इससे रीढ़ की हड्डी सीधी बनी रहती है, गले, लीवर और कब्ज की बीमारी में लाभकारी है। वज्रासन, तनाव कम होता है और कब्ज में भी फायदेमंद है। स्कंद चक्र आसन, ये गर्दन और भुजाओं के लिए है। ताड़ासन, ध्यान और आत्मबल के लिए। पाद मुद्रासन, तनाव दूर करने और कब्ज दुरुस्त करने के लिए। उत्कट आसन, शरीर के निचले हिस्से, कमर, घुटने और पैरों में मजबूती के लिए। पवन मुक्तासन, दूषित वायु को शरीर से दूर करने के लिए। योग का सिलसिला ही चलेगा ब्रेक के बाद भी। योग के 10 अद्भुत नजारे आज, योग का ही सिलसिला कायम है। योग दिवस पर आज अद्भुत तस्वीरें आई। लद्दाख की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आईटीबीपी के जवान -25 डिग्री में योग कर रहे थे। ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जगहों से आई हैं। योग की अद्भुत तस्वीर नंबर 1 लाख गांव वालों ने किया योग। योग की अद्भुत तस्वीर नंबर 2, 12,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी जवानों का योग। योग की अद्भुत तस्वीर नंबर 3, जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों का योग। योग की अद्भुत तस्वीर नंबर 4,
मुंबई में आईएनएस विराट पर योग। योग की अद्भुत तस्वीर नंबर 5, दिल्ली में एयरफोर्स का योग। योग की अद्भुत तस्वीर नंबर 6, चीन में योग का डंका। योग की अद्भुत तस्वीर नंबर 7, एनडीआरएफ का योग। योग की अद्भुत तस्वीर नंबर 8, पानी में तैरता योग।